हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो जीएस वर्ल्ड जो कि आपका पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ 2026 के लिए टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 करवा चुकी हूँ, जिनमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडाइवल हिस्ट्री सब करवा चुकी हूँ। आज ये जो है ना, इसके भी 3 पार्ट हो चुके हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं और मैं पर डे आपको कितना करवाती हूँ, 50 क्वेश्चन करवाती हूँ। तो 2 इसके हो चुके हैं। आज लास्ट में 100 to 150 क्वेश्चन बचा हुआ है और ये टेस्ट नंबर 4 है। वर्ल्ड ज्योग्राफी इसका सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज़ इसके क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। बाकी आप लोग हमारे साथ करिए और आंसर देते रहिए। आप लोग कितने सही कर पाते हैं हमें कमेंट्स में बताया करें कि आपने कितने सही किए हुए हैं। अच्छा, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको डिटेल में जितना हो सके उतना बताऊं, लेकिन क्या मेरे पास दिक्कत है कि मेरे पास पेन टैब नहीं है, तो मैं जो है ना, मतलब उतना लिख के आपको बता नहीं सकती, तो आप लोग मैपिंग ड्रॉ नहीं कर सकती। मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए पेन टैब ले लूँगी, तो आपको मैपिंग बाई मैप बना के ड्रॉ करके आपको समझाया करूँगी। तो बस मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि अगर आप लोग जब टेस्ट लगाने बैठा करें ना, तो अपने पास मैप की एक बुक ले लिया करें। उस पर के देखो, आप फ़ोन से देख रहे होंगे तो आप लोग तुरंत गूगल सर्च तो कर नहीं सकते, क्योंकि फ़ोन से आप पढ़ रहे होते हैं। तो आप मैप की बुक लेकर बैठा करें और उनको तुरंत जो आपके मैप में बताती हूँ क्वेश्चन में, आप देख लिया करें उसमें। तो अच्छे से आपको मैपिंग क्लियर हो जाएगी। तो अच्छे से आप, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग से ही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं, तो उनको आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। फिलहाल बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 100 नंबर का, 101 यानी कि 101 क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आंसर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले तो मैं, एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात पे भी लोग, मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आरोही क्रम अवरोही क्रम में अंतर क्या होता है। आरोही में एक ट्रिक बताती हूँ आपको, जिनको समझ नहीं आता है, बहुत छोटी बात हो सकता है सबको पता होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिसमें कन्फ्यूज़ होते होंगे। आरोही शब्द छोटा है, अवरोही शब्द बड़ा है। अवरोही शब्द बड़ा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरोही क्रम में लगाओ, तो पहले क्या करना है, पहले छोटा बनाना है, छोटा लेना है, फिर उसके बाद बड़ा लेना है, बड़ा लेना है, फिर बड़ा लेना है। अगर आपसे अवरोही पूछा जाए कि अवरोही क्रम में लगाओ, तो अवरोही एक बड़ा शब्द है, तो इसका मतलब पहले बड़ा लेना है, फिर छोटा लेना है, फिर छोटा लेना है, फिर और छोटा लेना है। अब याद रहेगा मुझे उम्मीद ऐसी है, क्योंकि आरोही मतलब छोटा, तो छोटे शुरुआत करनी है, अवरोही मतलब बड़ा, तो बड़े से शुरुआत करनी है। अभी हमें आरोही क्रम में लगाने हैं, चलो लगाते हैं। जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, स्पेन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो पहले क्वेश्चन पूरा देखिए। तो यहाँ पर पहला तो जर्मनी क्षेत्रफल ठीक है, जर्मनी छोटा है, जर्मनी से बड़ा तो आपका कौन जाएगा, यहाँ पर स्पेन आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर डालती हूँ, पहला, फिर 4 और फिर आपका फ्रांस आएगा, क्योंकि यूक्रेन के पास सबसे ज़्यादा एरिया है। तो यहाँ पर आपका 2 यानी कि 1 2 4 3, 1 2 4 3 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब मैप से ही पता लगेगा आपको, एक बार मैप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कितनी एरिया किसके पास है। निम्नलिखित देशों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जनसंख्या सबसे घनत्व। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, घनत्व पूछा गया है कि घनत्व सबसे ज़्यादा किसके पास है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ओके, तो यहाँ पर जो घनत्व है ना, वो सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा आपका किसके पास हो जाएगा, जापान का जो है ना, वो 330 प्लस है। इसका मतलब जापान पहले आना चाहिए, यानी कि 4th। बिल्कुल बात सही है, पहले आपका 4th आ जाएगा। जापान के बाद इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डेंस है, यानी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और डेंस यानी घनत्व भी, मतलब घनी भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर चाइना, और सबसे दूर दूर जो पॉपुलेशन है ना, वो आपके कनाडा में है, यानी कि तीसरा। 4 1 2 3 एन से हमारा यहाँ पर डी निकल के आ जाएगा, आप देख लेना। सूची सम्मिलित करनी है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को। ठीक है, क्या करना है इनका, बॉक्साइट कहाँ पर होता है, तो बॉक्साइट आपका ऑस्ट्रेलिया में, कल ही बताया था मैंने, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा। तांबा आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तांबा जो है ना, वो आपका कहाँ पर होता है, तो नहीं, हाँ, तांबा जो है ना, वो आपका चिली में होता है। बिल्कुल बात है, चिली इसके लिए फेमस ही है। यूरेनियम आपका कजाकिस्तान में, और हीरा आपका बोत्सवाना, यानी कि तीसरा और चौथा। 2 1 3 4 ऑप्शन हमारा ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं और सही कथन को चुनना है। ठीक है, लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल रंग की होती, बिल्कुल बात सही है। लेटराइट मिट्टी तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है, बिल्कुल बात सही है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक नहीं होती, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, इसमें पोटास और चूना वगैरह ज़्यादा होता है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक अम्लीय नहीं भाई, क्षारीय होती है, तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा ही सिर्फ सही है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि पहले छोटा फिर सबसे ऊंचा। तो सबसे जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है पहले वही लेते हैं ना, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में जाएगा। ओके, अच्छा, जो माउंट एल्ब्रुस है ना, ये आपका इससे ज़्यादा तो किलिमंजारो की है। फिर आपकी एंकांगुआना, यानी कि 4, यानी कि 1 2 4 3, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको भी अब इनको दिखा सकती ना कितनी कितनी दूरी है, बता सकती हूँ मैं इसको सिर्फ। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्षा पूरे वर्ष भर होती, बिल्कुल बात सही है। इन क्षेत्रों में संवहनात्मक वर्षा प्रमुख होती, बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही, इसके मतलब हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 107 नंबर का। निम्न नदियों को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़ी नदी, फिर उनकी बाद में उनकी उनसे छोटी नदी। तो सबसे बड़ी नदी जो ना अमेजन यानी कि ब्राज़ील की है, फिर कहते हैं नील नदी है, तो दूसरा हो गया, पहला हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद कौन सा आएगा, और दूसरा फिर आपकी एशिया वाली यांगजे नदी, मिसिसिपी जो है ना, वो आपकी 4th नंबर पे आ जाएगी। 2 1 3 4, जो कि ये तो आपके ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है। ओके, मिलाते हैं। क्वेश्चन हमारा है मारियाना गर्त। तो मारियाना गर्त आपको पता होना चाहिए, प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर यानी कि पहले का दूसरा आ जाएगा। प्यूर्टो रिका गर्त कहाँ पर है, तो ये आपका अटलांटिक महासागर में है, पहला हो जाएगा। टोंगा गर्त आपका कहाँ पर है, देखो जापान जो गर्त है ना, वो तो आपके हिंद महासागर में हो नहीं सकता, प्रशांत महासागर में होगा, तो यहाँ पर चौथा आना चाहिए। और क्योंकि जापान जो है ना, वो तो आपको बताइए जापान गर्त जहाँ पर होगा, जहाँ पर जापान है। प्रशांत महासागर टोंगा आपका तीसरा, तो तीसरे का तीसरा, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 2 1 3 4 होना चाहिए ना। टोंगा गर्त कहाँ पर है, तो ये आपका जापान में पड़ता है। मारियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर में बिल्कुल है, सही है। प्यूर्टो रिका आपका अटलांटिक में है, यानी पहले का दूसरा है, बी का पहला है। टोंगा गर्त आपका कहाँ पड़ता है, अच्छा ये भी प्रशांत महासागर में, हिंद, अरे हाँ टोंगा गर्त तो आपका इसमें है, तो चौथा। और जापान के लिए, अच्छा प्रशांत महासागर 2 बार लिखा है, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो किसी से मिलान कर सकते हैं इसको। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कूट चुनिए। सबाना वन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। टैगा वन केवल दक्षिणी नहीं, टैगा वन तो ध्रुवों पर पाए जाते हैं, केवल दक्षिण में। भूमध्य रेखीय वर्षा वन सदाबहार होते हैं, बिल्कुल बात सही। मरुस्थलीय वनस्पति में कांटेदार पौधे होते हैं, बिल्कुल बात सही, मरुस्थलों में कांटेदार पौधे होते हैं। तो हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न देशों को HDI के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर भारत, नॉर्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप एक चीज़ सोचिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन चारों में से सबसे अच्छा डेवलपमेंट कहाँ पर, नॉर्वे में ही हुआ होगा, तो 2 आपका पीछे आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश जो है ना, भारत से 1 पॉइंट पीछे है, मतलब बांग्लादेश थोड़ा कम डेवलप है, उससे ज़्यादा भारत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पहले बांग्लादेश, नहीं बांग्लादेश ज़्यादा, श्रीलंका आई थिंक कम है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाँ बांग्लादेश, सही बात है, बांग्लादेश, फिर हमारा भारत आ जाएगा, कहाँ पर है, तीसरा, फिर पहला, फिर हमारा 4, यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न देशों को कच्चे तेल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, कच्चे तेल के, तो आरोही क्रम में सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा तो अमेरिका करता है, तो लास्ट में 4 आएगा। सबसे कम इस टाइम तो ईरान ही कर रहा है, फिर इराक कर रहा है, बचा क्या, रूस बचा। अच्छा, रूस और कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटर पे हैं, क्योंकि रूस थोड़ा कम करता है अमेरिका से। तो 1 2 शुरुआत में होगा, 3 4 लास्ट में होगा, 1 2 3 4, सी ऑप्शन होना चाहिए, लास्ट बीच में 5 आएगा, यानी कि सऊदी अरेबिया जो है ना, वो तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, किन देशों को जल विद्युत उत्पादन क्षमता के, निम्न देशों को जल विद्युत उत्पादन क्षमता के अवरोही क्रम में लगाइए। जल विद्युत यानी कि जल से बिजली बनाने के उत्पादन क्षमता किसके पास कितनी है, सबसे ज़्यादा किसके पास है, पहले वो बतानी है। तो सबसे ज़्यादा जो किसके पास है, तो वो आपके सबसे ज़्यादा चाइना के पास है, पहली बात तो। फिर आपकी दूसरे नंबर पे ब्राज़ील के पास है, कनाडा और नॉर्वे के पास जो कम है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इतने लोग ही नहीं जो यूज़ करें, है ना,
तो यहाँ पर हमारा पहला सही हो जाएगा। निम्न परिवहन साधनों को वहन क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आज का सबसे सस्ता कहूँ मैं, इजी कहूँ क्वेश्चन है, आपको समझ आया? मैं समझाती हूँ। निम्न परिवहन साधनों को, ये सब परिवहन साइकिल है, ट्रक है, मालगाड़ी, कंटेनर, ये सब क्या है? व्हीकल है ना। तो किसकी जो वहन क्षमता है, मतलब सामान को लादने की क्षमता किसकी कितनी है, उसको आरोही क्रम में लगाने हैं कि इनकी सबसे कम किसकी और सबसे ज़्यादा किसकी, वो लास्ट में रखना है। आपको पता है कि साइकिल जो है ना वो सबसे कम वहन कर पाती है, उनके बाद ट्रक और फिर रेलगाड़ी ट्रक से ज़्यादा करते हैं, और मालगाड़ी से बाद सबसे ज़्यादा कंटेनर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, कर लेते हैं। परमाणु ऊर्जा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 114। परमाणु ऊर्जा फ्रांस के पास है। पवन ऊर्जा किसके पास है? तो ये तो आपकी जर्मनी के पास है। सौर ऊर्जा किसके पास है? आपकी चीन के पास। और भूतापीय ऊर्जा आइसलैंड के पास। यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण। नॉर्वे की अधिकांश विद्युत आवश्यकता जल विद्युत से ही पूरी होती है, बिल्कुल बात सही है। नॉर्वे में तीव्र ढाल वाली नदियाँ और हिम नदियाँ स्थलाकृतियाँ हैं, बिल्कुल बात सही। कथन और कारण एंड व्याख्या भी करेक्ट है। ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। कोयला एक अवसादी शैल से प्राप्त होता है, क्या ये बात सही है? तो कोयला एक अवसादी शैल है, ये बात बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम मुख्यतः महाद्वीपीय पठारों में पाया जाता है। अरे नहीं भाई, कोयला और पठारों में बिल्कुल नहीं, अवसादी बेसिन से जुड़ा होता है वो। यूरेनियम नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है? नहीं, यूरेनियम जो है ना वो एक दिन खत्म हो जाएगा, तब आप कहाँ से ऊर्जा जनरेट करेंगे? तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। प्राकृतिक गैस अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन होती है, बिल्कुल बात सही है। पहला और चौथा कहीं पर लिखा है? हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न देशों को कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में, अच्छा, सबसे ज़्यादा कोयला कौन उत्पादन करता है? तो चाइना करता है। फिर दूसरे नंबर पे भारत करता है। चौथे नंबर पे यूएसए करता है, यानी कि चौथा। फिर आपका कौन करता है? रसिया 5वें नंबर पे। और आपका ऑस्ट्रेलिया सबसे कम करता है, तो तीसरे नंबर पे। 1 2 4 5, 1 2 4 5 4 5 3, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। गबाड़, ये आपका सऊदी अरब का क्षेत्र है। बुर्गन आपका कुवैत का है। दांकिंग आपका कहाँ पर का है? 1 मिनट। गबाड़ आपका यूएसए का है, यानी कि तीसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। दर्किंग आपका सऊदी अरब का है, चौथा। और प्रबुद्धोत चीन का है। इनको भाई मैप में देखेंगे तभी आपको याद होगा, यानी कि 3 1 4 2 आपका 3 1 4 2 ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर मैं क्या समझा, उसको कुछ समझाने वाला है ही नहीं, कुछ समझाने का है ना, क्योंकि मैपिंग बना नहीं सकती मैं। आप लोग खुद उसको विजुलाइजेशन करेंगे, खुद मैप में देख कर पाएंगे, तो मुझे सिर्फ आंसर बताना है। थार मरुस्थल और सौर ऊर्जा विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त, बिल्कुल। देखो थार मरुस्थल में धूप ही धूप होती है, तो वहाँ पर सूर्य की ऊर्जा अच्छी खासी आती है, तो वहाँ पर अच्छे से आप सूर्य ऊर्जा निकाल सकते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक और मेघाच्छादन घने होते हैं। नहीं भाई, वहाँ पर वर्षा ही कम होती है, तो यहाँ पर पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त ऊर्जा होती है क्या? पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर करती है, बिल्कुल बात सही है। जल विद्युत पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल है? नहीं, सत्य यही नहीं है। आंसर हमारा यहाँ पर मिल गया हमें सी। निम्न देशों को प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सा देश कितना ऊर्जा का उपभोग करता है वो आरोही क्रम में लगाना है। अच्छा, लगाते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा कौन करता है ऊर्जा का उपभोग? सबसे कम कौन करता है? क्योंकि आरोही क्रम में पूछा है, तो पहले सबसे कम तो भारत करता है। सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो यूएसए करता है। ओके, अच्छा, भारत के बाद कौन करता होगा? चीन करता है। फिर कौन? जापान करता है। और नॉर्वे सबसे ज़्यादा करेगा, और नॉर्वे से ज़्यादा पर कौन करता है? अमेरिका। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 4, आप देख लेना कौन सा सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। टाइडल ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः संकीर्ण खाड़ियों में अधिक प्रभावी होता है, बिल्कुल बात सही है। भूतापीय ऊर्जा का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से होता है, बात सही है। बायोगैस को गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं? नहीं,
तीसरा गलत है, यानी कि पहला, दूसरा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न बंदरगाहों को कार्गो हैंडलिंग क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में लगाएं। तो कोलंबो आरोही क्रम में, कोलंबो सबसे कम करता है क्योंकि हालांकि अच्छा बहुत है लेकिन कार्गो हैंडलिंग क्षमता इसकी कम है कंपेयर टू दुबई, और दुबई कंपेयर टू संघाई, संघाई कंपेयर टू रॉटरडैम, यानी कि ऑप्शन हमारा यही यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, मिला लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन हमारा 124 नंबर का है, ठीक है। कोबाल्ट तो ये आपका कटांगा, बॉक्साइट आपका वेइपा, टंगस्टन उरिस्तान, और निकल आपका सुदबरी क्षेत्र, यानी कि पहले का पहला ही आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर 125 नंबर का क्वेश्चन है, सुएज नहर बनने से यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी में उल्लेखनीय कमी आई है। बिल्कुल बात सही है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मेरे हिसाब से आप लोगों को एक बार मैप ज़रूर देखना चाहिए। ये आपका भूमध्य सागर है, ये आपका जो है ना रेड सी है, और यहाँ पर आपकी सुएज कैनाल है। तो पहला और दूसरा एवं व्याख्या भी सही कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? यानोमामी अमेजन बेसिन में है, सामी जो ये आपकी जनजातियां हैं स्कैंडिनेवियन में है, ज़ूलू आपकी सहारा में नहीं है, यहाँ पर यही आपका लिखा हुआ है, और इनुइट आपका आर्कटिक में है। आंसर हमारा सी करेक्ट है। निम्न देशों को पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा किसके पास पवन की वायु से बनी हुई ऊर्जा है? जर्मनी के पास, फिर हमारी इंडिया के पास, फिर स्पेन के पास, फिर सबसे कम डेनमार्क, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचियों को मिलाना है, मिलाते हैं। 128 नंबर का क्वेश्चन है, ट्यूरिन कहाँ पर है? तो ट्यूरिन हमारा जहाज निर्माण के काम में आता है। नागोया ये शहर कहाँ पर है? तो ये शहर आपका ऑटोमोबाइल के काम में आता है, और टुलीज जो है ना वो आपका विमान निर्माण होता है। वहीं उल्सान आपका किस काम में? तो पेट्रोकेमिकल में यूज़ होता है, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से खनिज रणनीतिक खनिज की श्रेणी में आते हैं? रणनीतिक खनिज की श्रेणी में कौन आते हैं? इसका आंसर मुझे दीजिए। तो यहाँ पर लिथियम आता है, बिल्कुल बस ये क्रोमाइट आता है, जिप्सम नहीं आता है तो खाद है। कोबाल्ट आता है, यानी कि 1, 2, 4, आंसर सी करेक्ट है। विश्व का सबसे लंबा समुद्र तल रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा जो ये तो जापान में है यार, जापान का आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कथन और कांड को देखना है, आंसर 131 नंबर का है। रॉटरडैम विश्व के प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग समर्थ बंदरगाहों में से एक है। राइन नदी इसे यूरोप के आंतरिक औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ती है। तो यहाँ पर कथन और कारण एंड व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुष्क कृषि में वर्षा की मात्रा 75% से कम होती है, बिल्कुल बात सही है। सेंटीमीटर से कम होती है। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी होता है, बिल्कुल बात सही है। स्थानांतरित कृषि में स्थायी सिंचाई संरचना विकसित, अरे नहीं, जब कृषि ही स्थानांतरित है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो सिंचाई व्यवस्था स्थायी कैसे हो सकती है? यहाँ पर हमारा सी पहला और दूसरा सही है, यानी कि बी, क्योंकि स्थानांतरित कृषि मतलब झूम खेती होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है देखते हैं। बायो मास ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है, बिल्कुल बात सही। बायोमास का मतलब हम उपले जलाते हैं, गोबर से गैस बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, तो वो हमारी सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में यूज़ होती है, बिल्कुल बात सही। पवन ऊर्जा पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होती है, हाँ बिल्कुल बात सही। देखो पवन से ऊर्जा बना रहे हो तो उसमें प्रदूषण कहाँ से आएगा? परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है, कौन कह रहा है? कार्बन उत्सर्जन शून्य तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो यूज़ होता है, वहाँ पर निकलता है। तो यहाँ पर हमारा सी अनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है फॉस्फेट, तो ये तो खाद का काम में यूज़ होती है। दूसरा, ग्रेफाइट किस लिए यूज होती है? तो ग्रेफाइट आपका स्नेहक के रूप मतलब इसको बोलेंगे लुब्रिकेंट, यानी कि चौथा। सिल्का किस लिए यूज करते हैं? लिथियम तो बैटरी के लिए यूज़ करते हैं, तो सिल्का आपको कांच के लिए यूज़ करते होंगे। यानी 3 और 1, 2 4 3 1, 2 4, डी वाला देखो, 2 4 3 1, बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन और कांड 135। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव गेहूं उत्पादन पर पड़ा था, बिल्कुल बात सही। उच्च उत्पादक किस्में मुख्यतः गेहूं के लिए विकसित की गई थी। कथन और कांड वो था करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 136 नंबर क्वेश्चन
क्या कहता है कि विश्व का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो संघाई का है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है और आप इसको याद रखिएगा। 137 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न फसलों को जल आवश्यकता के आधार पर अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि जल की आवश्यकता किसको कितनी होती है, यानी सबसे ज़्यादा किसको होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। आपको पता है धान के अकॉर्डिंग गन्ना को ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो गन्ना जिसमें होगा पहले हम वही गलत सही करेंगे, तो ये गलत। गन्ना, फिर गेहूँ, धान और ज्वार, बिल्कुल नहीं, गन्ना के बाद धान, धान के बाद गेहूँ, गेहूँ के बाद ज्वार, यानी कि यहाँ पर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से ऊर्जा स्रोत नवीनीकरण है, जल विद्युत, पवन, कोयला या फिर तापीय। तो कोयला तो नहीं है, तीसरा गलत कर दो, तीसरा गलत, इसका मतलब हमारा ए बी पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। 30 मिट्टी अपरदन का सबसे प्रमुख मानव जनित कारण कौन सा है, तो मिट्टी क्यों कटती है, क्योंकि वनों की कटाई कर रहे हैं, जो कौन कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, रेल परिवहन भारी माल ढुलाई के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल बात सही है। वायु परिवहन सबसे सस्ता परिवहन साधन है, क्या ये बात सही है, गलत है भैया, सबसे महंगा तो यही है वायु परिवहन, भाई सबसे महंगा और सबसे कम लोग इसमें ट्रैवल करते हैं और सबसे महंगा यही है। और सबसे ज़्यादा ट्रैवल किस में करते हैं, तो रेल परिवहन में, और सबसे सस्ता ये है। जल परिवहन ईंधन कुशल है, बिल्कुल बात सही। सड़क परिवहन अंतिम छोर, इनकी डोर टू डोर तक जो है ना वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, वो कौन सा है, वो सड़क परिवहन है, तो यहाँ पर हमारा बी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कूट चुनिए। अपवेलिंग क्षेत्र विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल बात सही। अपवेलिंग में क्या होता है, जब पानी होता है नीचे का ऊपर आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर आता है, तो जो नीचे जो मतलब कहते हैं ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, उनको मछलियाँ खाती हैं और ज़्यादा वहाँ पर सर्वाइव कर पाती हैं। तो अपवेलिंग क्षेत्र में विश्व में सबसे ज़्यादा मत्स्य का उत्पादन होता है, बिल्कुल बात सही। ठंडी समुद्री धाराएं प्लवक उत्पादन को बढ़ाती है, बिल्कुल बात सही है। प्रबाल भित्तियाँ अत्यधिक मत्स्य उत्पादन के लिए नहीं, प्रबाल भित्तियाँ जहाँ पर होंगी वहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ होंगी, लेकिन अत्यधिक मत्स्य उत्पादन के काम में नहीं आती हैं, वो सिर्फ 100 पीस के टाइप की होती हैं, तो पहला और दूसरा यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन ईंधन कुशल होते हैं, पहला बिल्कुल सही होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन का विकास सरल है, अरे कैसी बात कर रहे हो, कॉमन सेंस की बात है। अरे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वहाँ पर रेल का परिवहन सबसे सरल है, वहाँ पर रेल का परिवहन बहुत ही मुश्किल, रेल तो बना ही नहीं जा सकती, वहाँ पर सुरंग बनाई जा सकती है, तो आप रेल किसी कीमत पर बना ही नहीं सकते, सुरंग बनाएंगे क्योंकि ढाल होते हैं, पुल बनाएंगे क्योंकि वहाँ पर भूस्खलन आते हैं, जिससे समस्याएं होती हैं, तो यहाँ पर बी हमारा सत्य नहीं है और यही पूछा है हमसे। अगला है, निम्न फसलों को कटाई अवधि के आधार पर आरोही क्रम में लगाएं, मतलब सबसे कम कौन सी फसल को काटने में लगता है और सबसे ज़्यादा कौन सी फसल को काटने में समय लगता है, तो मूंग, हाँ बिल्कुल बहुत कम लगता है, फिर उसके बाद ज्वार में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, गन्ना में नहीं, फिर कपास में, फिर गन्ना में तो बहुत टाइम लगता है, तो मूंग, ज्वार, कपास, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सबसे कम मूंग में, सबसे ज़्यादा गन्ना में, आंसर सी हमारा करेक्ट है। कथन और कांड 144 क्वेश्चन नंबर क्या है, भारत में जैव ऊर्जा की संभावनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हैं, जैव ऊर्जा की संभावनाएं बिल्कुल पास है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जैविक उत्पाद वहाँ पर पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अवशेष और पशु अवशिष्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसीलिए तो वहाँ पर जैव ऊर्जा की संभावना ज़्यादा है, तो कथन और कांड सही है और व्याख्या भी सही है। अच्छा 45 नंबर क्वेश्चन है, सूची में खनिज और उपभोग, ओके 46 नंबर का, मैग्नेसाइट कहाँ होता है, तो मैग्नेसाइट आपका जो इस्पात शोधन में काम आता है, कैसिटेराइट आपका अग्निरोधक में काम आता है, फ्लोराइट आपका टिन में यूज़ होता है, बराइट आपका इस्पात शोधन में, यानी कि आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो वो हमारा क्या सही हो जाएगा, कौन सा है क्वेश्चन 45 नंबर का, नहीं मैग्नेसाइट जो है ना वो अग्निरोधक के काम में आता है। अच्छा इसके सही है, कैसिटेराइट टिन, फ्लोराइट आपका इस्पात और वेट, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में बहुत कम पता है, ठीक है, तो मुझसे गलती हो गई क्योंकि मुझे भी थोड़ा कम पता है, तो देखना पड़ेगा उसको। निम्न में से कौन सी जनजाति समुद्री शिकारी जीवन शैली से संबंधित है, मसाई नहीं, सामी नहीं, बुशमैन नहीं, बाजाऊ है जो है ना वो ऐसी जनजाति जो समुद्री शिकारी जीव है। ओके 147 नंबर का है, निम्न मार्गों को यात्री घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन समझो पहले, जो भी मार्ग दिए गए हैं ऑप्शन में, इनमें यात्री मतलब कौन से मार्ग से यात्री सबसे ज़्यादा जाते हैं
उनका घनत्व मतलब सबसे ज़्यादा डेंस डेंस में सबसे ज़्यादा जाते हैं, उनको अवरोही क्रम में लगाना है। तो आप देखिए उपनगरीय रेल, बिल्कुल रेल से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं ट्रेन से, कि सबसे ज़्यादा उसमें बैठ सकते हैं। फिर उसके नंबर बाद में मेट्रो पर आ जाते हैं, बिल्कुल शहर में जाएंगे आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में तो मेट्रो से लोग जाते हैं। अच्छा राष्ट्रीय राजमार्ग से, उससे भी यानी मेट्रो के अकॉर्डिंग थोड़े से कम। ओके हवाई मार्ग से तो बहुत ही कम जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि का सौंदर्यकरण नहीं भाई, भूमि कीटों की संख्या बढ़ाने नहीं, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए फसल चक्र जरूरी हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल विद्युत परियोजनाएं विस्थापन का कारण बन सकती हैं, क्या ये बात सही है? तो ये बात क्या आपकी बताएं मुझे सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जल विद्युत परियोजनाएं विस्थापन, हाँ बिल्कुल बात सही है। इतनी जल विद्युत परियोजनाएं लगाई गई हैं, तो मतलब जैसे कि कोई एरिया वाला, ए वाला एक एरिया, एक ए वाला एरिया, यहाँ पर लोगों ने जल विद्युत परियोजना का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर पानी का यूज़ किया, लेकिन इस एरिया में पानी का यूज़ कम किया है, तो यहाँ का जो पानी है ना वो एक टाइम के बाद कम हो जाएगा। जैसे कि आप लोग पहले देखते हैं खेतों में क्या करता था, बोरवेल लगते थे, वहाँ से पानी यूज़ करते थे। आज समरसिबल भी पानी जो है ना पानी की भरपाई नहीं कर पा रही हैं, और इस एरिया में कम पानी यूज़ किया लोगों ने, तो यहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, तो इस कारण से इस एरिया के लोग यहाँ से विस्थापन करके दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। तो यही कारण था कि जल विद्युत परियोजनाओं के विस्थापन कारण बन सकता है, बिल्कुल बात सही है। परमाणु ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं, परमाणु ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कैसे हो सकती है? सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, बिल्कुल बात सही। पवन ऊर्जा अस्थिर प्रकृति की है, बिल्कुल बात सही, यानी कि हमारा यहाँ पर बी ही सही नहीं था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कृषि निर्यातक क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो आपका साउथ अमेरिका में स्थित है, और वो कौन सा है? विशेषकर ब्राज़ील और अर्जेंटीना विश्व के प्रमुख कृषि निर्यातक क्षेत्र माने जाते हैं। सोयाबीन, मक्का, मांस, कॉफ़ी आदि जैसे उत्पाद जो है ना ये निर्यात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा साउथ अमेरिका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। और आज के हो गए आपके फुल स्टॉप क्वेश्चन ज्योग्राफी के, जो कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी। थोड़ी सी टफ लगी थी, क्यों टफ लगी? क्योंकि यहाँ पर प्लेस ज़्यादा थे, मैपिंग ज़्यादा थी, इस वजह से हमें टफ लग रही थी। ओके जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब तो थोड़ी आपको आसान लगेगी, और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके मैपिंग के ही आते हैं। तो मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ, अगर आप मैपिंग कर लेंगे अच्छे से बाया बुक तो आप क्लियर कर जाएंगे एग्ज़ाम को। ओके तो थैंक यू गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, थैंक यू।